क्लास 7 चैप्टर 5 जल से संबंधित सवाल को आसान भाषा में समझेंगे। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी जल प्राप्त वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैयार कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर मंडल एवं धरती के नीचे चक्कर लगाता रहता है, उसे को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित थी, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए करते हैं, सिंचाई मतलब खेती करना, कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता होगा। अलवण जल के रूप में स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। देखिए, समुद्र से ये जल जो है वाष्पित हो रहा है, वाष्पीकरण, और ऊपर जाने के बाद यहाँ संघनन की प्रक्रिया हुई और यह बादल बना। बादल बनने के बाद जब बादल भारी हो जाते हैं तो ये वर्षण के रूप में जमीन पर आ जाते हैं बारिश बन के। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। जो चीज़ हम अंडरलाइन करते हैं, कृपया करके उसे कहीं नोट कर लें, अन्यथा आप ही को प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अटलांटिक, इधर ऑस्ट्रेलिया। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। इसे भी नोट कर लें। ये सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा था सीटेड में। जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है।
यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित में से तालिकाओं पर विचार कीजिए। इसे आप लोग देख लेंगे। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, जिसमें व्यक्ति कभी आराम से सो सकता है किंतु डूबेगा नहीं। दो लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन के 12 चम्मच जल मानकर दूसरे कटोरे में रखे। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। अलवण जल वो होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ये रहा जब सूखा पड़ा था तब की ये पिक्चर है। महासागरीय परितंत्र। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पहले देख लेते हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण के विभिन्न बिंदुओं को प्रवाहित किया जाता है। महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। चलिए इसका भी। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गति को इस प्रकार वर्गीकृत किया है जैसे तरंग, ज्वार भाटाएं एवं धाराएं। जितना अंडरलाइन किया जाए सभी को कॉपी पे नोट कर लेना है। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे कब उत्पन्न होती है? जब समुद्र सतह पर पवन बहती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंग भी उतनी ही बढ़ी जाती है। तरंगों के बारे में जानेंगे। समुद्र तल पर गेंद के खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है
कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और महासागरीय सतह पर जल उठता और गिरता रहता है, उन्हें तरंग कहते हैं। सुनामी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। तेज हवा में वायु मतलब हवा उत्पन्न होती है तो विशाल तरंगें उत्पन्न होती है, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसे पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। अब इसको आप लोग इसमें कोई कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ देते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंग के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसे का अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। कौन सा? भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे दिशा की ओर झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को समुद्र तट जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौट आया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्ण डूब गया। भारतीय सीमा पर दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरह अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर
घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 10,000। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एवं यद्यपि पहले भूकंप सुनामी फिर 3 घंटे पहले मिल सकते। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अब इसको अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।